हाँ भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 5 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। और न्यूज़ डिस्कस करने से पहले, जैसा कि आप सबको पता है, आज पर्यावरण दिवस है। यानी कि आज क्या है, 5 जून है। और 5 जून को हर साल जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप भी, जरूरी नहीं है आज ही, अगले 2-5 दिन में थोड़ा सा काम पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। लाइक, आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा जो है वो लगा सकते हो। जहां भी आपको मौका मिले, बारिश का मौसम है, ऑलमोस्ट बारिश काफी जगह हो चुकी है, तो मौका मिले तो करके देखिए। अच्छी बात है। जिस धरती को हम माता के समान मानते हैं, जिसका उपयोग हमें करते भी है और आगे भी करना है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास हमें करना चाहिए। पहली जो न्यूज है वो अमेरिका के एक और टैरिफ को लेके है। देखिए, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3-4 महीने पहले काफी टैरिफ का मुद्दा चला था। लगभग 50% के आसपास टैरिफ जो है इंडिया पे लगा दिया था। उसके बाद बातचीत हुई और उन चीजों में राहत मिली। अब एक नया टैरिफ जो है 12.5% का, उसका प्रस्ताव जो है यूएसए लाने वाला है। अब देखिए, कुछ भी काम करने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। यूएसए ने एक एक्ट जो है बना रखा है, सेक्शन 301। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है, सेक्शन 301। यानी कि इस सेक्शन की जांच के बाद ये कदम उठाया गया है। बेसिकली ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। अमेरिका ये बोलता है कि ऐसे देश जहां पे बाल मजदूरी या बाल श्रम करवाया जाता है, उन देशों को दंडित करने के लिए हम जो है ये सेक्शन इवोक करते हैं और उन देशों पे जो है टैरिफ लगाएंगे। अब देखिए, अमेरिका खुद दुनिया भर की गलत चीजें करता है। बेचारे किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लाता है, किसी देश से बेमतलब की लड़ाई छेड़ लेता है। लेकिन दुनिया के लिए नैतिक नियम होने चाहिए। तो ये इस तरह की बात है, बट हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और ये है कि सेक्शन 301 जो यूएसए का कानून है, उसके अनुसार यूएसए किसी देश पे जबरन श्रम के नाम पे जो है टैरिफ लगाता है। जबरन श्रम का मतलब है कि यूएसए किसी सामान का आयात कर रहा है और वो सामान किसी ऐसे देश से आ रहा है जिसमें जो है बाल श्रम जो है करवाया जाता है, तो उस हिसाब से ये टैक्स लगाता है। भारत का कपड़ा, चमड़ा और जो कालीन उद्योग है, उस पे जो है असर पड़ेगा अगर वाकई में ये 12.5% टैरिफ अगर लगता है तो। फिर आपको समझा देता हूँ, यूएसए का एक सेक्शन है 301। सेक्शन का सिंपल मतलब ये है कि यूएसए, मान लीजिए, कपड़ा, चमड़ा और कालीन जो है भारत से आयात करता है, तो यूएसए ये कहेगा कि भाई, आपने जो कपड़ा उद्योग है उसमें जो बाल मजदूर है, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, वो आपके वहां मजदूरी पे लगे हुए हैं। इस वजह से हम आप पे 301 जो है सेक्शन इवोक करके और आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। सिंपल मतलब इतना सा है। बाकी ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। दुनिया के सारे तमाम गलत काम यूएसए खुद करता है, जबकि दुनिया के लिए सोचता है कि दुनिया शानदार होनी चाहिए, दुनिया एकदम नैतिकता के आधार पर चलनी चाहिए, जो कि ठीक बात नहीं है, बट ठीक है। इट्स ओके, जो है सो है। 100वां जो रामसर स्थल है वो घोषित हो गया है इंडिया का। यानी कि टोटल जो रामसर स्थल है वो 100 हो गए हैं भारत में। आपको पता है, रामसर स्थल के बारे में हमने बहुत विस्तार से बात करी कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में काफी लोग इकट्ठे हुए, जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित थे, और उन लोगों ने एक कन्वेंशन बनाया, रामसर कन्वेंशन, जिसके तहत जो वेटलैंड, जो जैव विविधता के लिए काफी आवश्यक है, उनके संरक्षण के लिए कदम उठाए जाना चाहिए। उसके बाद चिल्का झील जो है उड़ीसा की, वो देश की पहली वेटलैंड बनी रामसर साइट में दर्ज होने वाली। और राजस्थान की जो सामर झील है, वो पहली बनी राजस्थान से। उसके बाद तमाम ये लगातार घोषित होती रही। 99 जो आपने पता हो, हमने पढ़ा था सेखा उदयपुर में। और अब ये सेखा उत्तर प्रदेश में, सॉरी उदयपुर नहीं, उत्तर प्रदेश करें। और अभी जो 100 नंबर की जो रामसर स्थल है, ये भी अभी घोषित हो गया और ये भी यूपी में है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में है। सुरहा ताल नामक जगह है, कहाँ पे, बलिया में। बलिया जो है डिस्ट्रिक्ट है, और बलिया डिस्ट्रिक्ट की सुरहा ताल नामक जगह जो है, उसको 100वीं रामसर साइट जो है डिक्लेयर कर दिया है। ये बात हमने कर ली। और आप और विस्तार में रामसर कन्वेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले की क्लासेस में डिस्कस हो रखा है। अगर आप मैसेज करेंगे तो उसका जो लिंक है वो हम शेयर कर देंगे इसमें, ठीक है। और मोदी जी ने भी सराहना करी है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी, ग्रेटिट्यूड वाली बात होगी। लेकिन आपको याद रखना है, 99 जो थी वो सेखा साइड थी, वो भी यूपी की। और 100 जो है वो भी सुराह ताल, बलिया, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। आगे डीके शिव कुमार जो है नए सीएम बन गए कर्नाटक में। देखिए, सत्ता की जो है पाती कर रखी है। कर्नाटक में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तो ये बोला गया था शुरुआत के 2.5 साल जो है सिद्धारमैया रहेंगे, उसके बाद डीके शिव कुमार रहेंगे। तो अदला बदली का दौर चल रहा है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, कौन से 25वें सीएम जो है कर्नाटक के बन चुके हैं।
थावरचंद गहलोत जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। दो फैक्चुअल चीजें जो हमें थोड़ी सी देख लेनी है, बाकी और विशेष बात इसमें कुछ है नहीं, पॉलिटिकल न्यूज है। अब दिल्ली में फिर आपको पता, दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, देश की शायद पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या। वैसे तो देश का हर शहर किसी ना किसी रूप में वायु प्रदूषण से ग्रसित है, लेकिन दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। तो ग्रीन मोबिलिटी जो योजना है एनसीआर में, वो लागू करने का जो है एक प्लान सामने आया है। ग्रीन का मतलब आप हमेशा समझिए पर्यावरण हितैषी, यानी कि कोई भी ऐसा कदम दिया जाएगा जो पर्यावरण को फायदा पहुंचाएगा। कुल फंड 9,585 करोड़ का इसके लिए दिया गया। बेसिकली क्या है देखिए, दिल्ली में बीएच जो था एक स्टेज सीरीज था वाहनों की, जो प्रदूषण के मानकों के आधार पे बांटा जाता। तो BS4 के जो वाहन है उनको सरकार चाहती है, प्रोत्साहन देगी कि इनको आप बेच दो और BS6 के वाहन ले लो या कोई इलेक्ट्रिक वाहन ले लो, और इन सब में सरकार आपको प्रोत्साहन देगी। बेसिकली जो ज्यादा पोल्यूशन करने वाले वाहन है वो बाहर निकल जाए, खत्म हो जाए, स्क्रैप करवा दे, और नए जो कम पोल्यूशन वाले जो नए वाहन है उनकी खरीदारी हो। तो इसके तहत पुराने जो 1,91,000 जो पुराने ट्रक है और 16,329 जो बसें हैं वो हटाई जाएगी। बात समझ गए? 9,585 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। नीचे अगर आप देखेंगे तो BS4 वाहनों के बदले BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पे सरकार समर्थन देगी, सब्सिडी इनको प्रदान करेगी। बेसिकली यही मुद्दा है। और दिल्ली एनसीआर का जो वायु प्रदूषण है उसको ठीक करना मुख्य उद्देश्य है, इंपॉर्टेंट योजना है, पूछा जा सकता है। जो फैक्ट याद रखने हैं वो 9,585 करोड़, 1.91 लाख पुराने ट्रक और 16,329 जो बसें हैं हटाई जाएगी, यानी कि BS4 की जो बसें और ट्रक हैं उनकी जगह BS6 या इलेक्ट्रिक बस या ट्रक का प्रावधान इनको दिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं ईरान और यूएसए के बीच में लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई की वजह से जो है कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। जब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो एटीएफ जो यूज होता है एयरक्राफ्ट्स में, तेल है एटीएफ एक प्रकार का, जैसे डीजल पेट्रोल उसी तरह एटीएफ जो कि जहाजों में वायुयान में यूज होता है। अब जब उसके भी भाव बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो एयरलाइंस कंपनीज है वो भी अपनी जो प्राइस है हर जगह की डेस्टिनेशन की उसको बढ़ाएगी। तो इसका अल्टीमेट जो भार पड़ेगा वो लोगों पे पड़ेगा। तो सरकार ने लोगों पे भार ना पड़े और एयरलाइंस जो है ना बढ़ाए किराया, इसके लिए एक प्रावधान किया है फंड का। 10,000 करोड़ रुपए का फंड है, एटीएफ फंड, यानी कि कच्चे तेल के जो दाम है वो तो मार्केट के हिसाब से रहेंगे, लेकिन एटीएफ के जो दाम है उनकी रेट फिक्स कर दी, यानी कि उससे ज्यादा रेट में एयरलाइंस को तेल नहीं मिलेगा, जिससे कि एयरलाइंस जो है किसी भी चीज का जो प्राइस है अपना फेयर का, यानी कि दिल्ली मुंबई की जो फ्लाइट है मान लीजिए उसका जो फेयर है वो नहीं बढ़ेगा, ताकि नागरिकों पे बोझ ना पड़े। इसके लिए सरकार ने ये फंड जो है बनाया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है एटीएफ बोला जाता है, विमानों में उपयोग होने वाला है जो तेल है, इसके उतार चढ़ाव से किराए पे सीधा प्रभाव पड़ता है। और इस उतार चढ़ाव से यात्रियों को बचाने के लिए, नागरिकों को बचाने के लिए जो है सरकार ने यह प्रयास किया है। इसके लिए 75.6 रुपए प्रति लीटर तक इसको सीमित कर दिया, यानी कि इससे ज्यादा इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। और इससे हवाई किराए में होने वाली अचानक जो बढ़ोतरी है उस पर रोक लगा दी। आम यात्रियों को इससे राहत मिलेगी और एयरलाइंस की वित्तीय स्थिरता है वो भी सुनिश्चित होगी। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, जिससे कि एक पैनिक क्रिएट नहीं होगा। नहीं तो अनवांटेड होता क्या है, बेसिकली एटीएफ का रेट तो बढ़ेगा 1 रुपए लीटर और एयरलाइंस बढ़ा देगी 2,000 रुपए किराया, है ना। तो उस पर थोड़ा नियंत्रण आएगा, तो ये एक अच्छी बात है। थोड़ा सा प्रोग्रेसिव और अच्छी सोच वाला जो कदम है सरकार का इसमें दिखता है। फिर एक ट्रांजिट वीजा को लेकर न्यूज है। देखिए बेसिकली ट्रांजिट वीजा में क्या होता है आप समझिए। ये आपका इंडिया है, ठीक है। इंडिया से व्यक्ति है रमेश। अब रमेश को जाना है कनाडा। कहाँ जाना है? कनाडा। अब जो कोई फ्लाइट है इंडिया से वो सीधी नहीं है कनाडा के लिए, बीच में मान लीजिए जर्मनी। जर्मनी यहाँ पे फ्लाइट जो है रुकती है 1-2 घंटे के लिए और उसके बाद फिर कनाडा जाती है, यानी इंडिया से जर्मनी, जर्मनी से कनाडा। अब बेसिकली होता क्या है, रमेश को कनाडा जाना है, वीजा कनाडा का अप्लाई करेगा रमेश। इसका करेगा वीजा जो है, वीजा बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी विदेश यात्रा से पहले आपको हासिल करना पड़ता है। तो वीजा जो है कनाडा का हासिल करना है, लेकिन साथ में रमेश को जर्मनी का भी ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता था। ट्रांजिट वीजा जर्मनी का भी लेना पड़ता था। क्यों लेना पड़ता था? क्योंकि जर्मनी रास्ते में है और रमेश चाहे बेसिक 2 घंटे के लिए रुक रहा है यहाँ पे, जस्ट टेक ओवर, फ्लाइट चेंज ही हो रही है या फ्लाइट में रिफ्यूलिंग हो रही है, बट उसको वीजा लेना पड़ता था, ट्रांजिट वीजा। तो एक लंबी कागजी प्रक्रिया, एक बार कनाडा एम्बेसी के सामने जाके खड़ा है,
दूसरी बात जर्मन एम्बेसी के सामने जाके खड़ा है, तो रमेश के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक है। इस वजह से रमेश की सहूलियत के लिए, यानी ऐसे लाखों रमेश की सहूलियत के लिए भारत और जर्मनी सरकार ने बातचीत करी, और जर्मनी सरकार ने ये जो ट्रांजिट वीजा है भारतीयों के लिए, इसको बंद कर दिया। यानी अब रमेश को कनाडा जाना है तो सीधा कनाडा का वीजा लेना है, बेशक जर्मनी में होल्ड करेगी फ्लाइट, लेकिन वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात इन सारी स्लाइड्स में आप इसको देख लेंगे, बेसिक बात आपको समझा दी। आगे चलते हैं। देखिए अंडर 17 जो 7वीं राजस्थान स्टेट जूनियर जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो हाल ही में हुई है। कहाँ पे हुई है? दौसा राजस्थान में। सबसे पहली चीज तो ये स्थान आप याद रखेंगे, उसके अलावा जो है नॉर्मल बात है, महक का एक अचीवमेंट है, उसको हल्का सा आप देख लेंगे, लेकिन स्थान याद रखेंगे कि ये कहाँ पे हुई है, दौसा राजस्थान में हुई है। ठीक है, स्टेट चैंपियनशिप है तो बेसिक सिंपल सी बात है कि राजस्थान में होनी है, लेकिन कौन से जिले में? दौसा में। बाकी चीजें नॉर्मल है, आप इसमें स्लाइड आपको शेयर कर दी जाएगी, आप देख लेंगे। अब देखिए राजस्थान में जल की बड़ी समस्या है, हमने बहुत पहले भी बात करी है। अब एक नया डेटा आया है जो जल जीवन मिशन है, यानी कि जल जीवन मिशन क्या है? मोदी सरकार का एक फ्लेक्सी मिशन है। इस मिशन के माध्यम से सरकार ये चाहती है कि प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 80 लीटर जो है उसको स्वच्छ पीने का पानी प्रतिदिन मिले नल से। तो इस वजह से पूरे देश में ये योजना चल रही है, लेकिन अभी एक डेटा आया है जिसमें राष्ट्रीय क्या स्तर है और देश में क्या स्तर है नल लगने का, और राज्य में क्या स्तर है उसके बारे में जानकारी है। तो राष्ट्रीय जो है 81.92% घरों तक नल पहुंच चुका है। कितने प्रतिशत? 81.92% तक। लेकिन राजस्थान में मात्र 58.96% जो घरों तक ही नल जो जल है वो पहुंचा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले जो जल शक्ति मंत्री थे वो हमारे यहीं से जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत साहब थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान का कवरेज काफी कम रहा है। जबकि यूपी और बिहार जैसे जो राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, वहां भी 90-85% जो है कवरेज है। अब डेटा हमारे लिए सिर्फ दो डेटा अब तक इंपॉर्टेंट है, हालांकि डायरेक्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम एग्जाम में बैठेंगे तब तक ये डेटा और बदल चुका होगा। तो डेटा उस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा आप देख लेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वजह क्या है। देखिए ऐसा नहीं है कि वजह नहीं है, राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे जो है प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से ऐसा है। पहली चीज, भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग तरह की है। देखिए ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, यानी कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो कोई भी जल का विस्तार जो होना है वो पाइपलाइन के माध्यम से होना है, और उसमें जो लंबाई है, दूरी है, वो मायने रखती है। पश्चिमी जिलों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो चुका है, तो वहां एक अलग तरह की समस्या है, फ्लोराइड और लवणता की समस्या है। बिखरी हुई आबादी है, कनेक्शन देना कठिन है, यानी गांव ढाणियों में रहने का जो ट्रेंड है राजस्थान में वो देश के बजाय ज्यादा है, जिसकी वजह से भी एक अलग तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब हालांकि 1500 प्रतिदिन नए कनेक्शन दे रहे हैं, यानी कि रफ्तार बढ़ी है। और आप भी अपने अपने गांव के बारे में सोचिए कि आपके गांव में भी क्या नल बिछ के और नलों के बिछाव के बाद एक ब्लू कलर की जो है नली क्या आपके घर के सामने लगी हुई है? अगर लगी हुई है तो आपका गांव भी इस कवरेज के अंदर आ गया है, अगर नहीं लगी है तो भी अगले 2-3 महीने में आराम से लग जाएगी। अब आगे देखिए पीएम सूर्यघर जो एक योजना है, बहुत बड़ी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसमें राजस्थान ने अच्छा काम किया और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार उसको मिले हैं। देखिए ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, एक चीज याद रखेंगे, जयपुर जिले को जो है टॉप 10 जिलों में जयपुर जो है भारत का वो शामिल हुआ है, इसमें टॉप 10 जिलों में। यानी कि ये जो योजना है पीएम सूर्यघर, इसमें जयपुर जिले ने शानदार काम किया है। बाकी ओवरऑल जो मिनरल सौर केंद्र है ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए एक और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज है। 75वीं आपकी जो सीनियर राज्य तेरा की चैंपियनशिप है उसके बारे में कुछ फैक्ट है, यानी कि 75वीं सीनियर राज्य, ये भी कौन सी चैंपियनशिप है? स्टेट, यानी कि राजस्थान में कहीं ना कहीं आयोजन हुआ होगा। कहाँ पे हुआ है? सवाई मानसिंह स्टेडियम की जो तरणताल है वहां पे इसका आयोजन हुआ है। क्या रहा है भीलवाड़ा की? ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप जगह याद रखेंगे कि 75वीं जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है ये डेटा, क्योंकि इसमें 4-4 गोल्ड 2-3 जिलों ने जीत रखा है, तो इतना कोई महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता। जस्ट आपकी एक आदत हो जाए, पढ़ने की हैबिट हो जाए, ताकि जब आपके लिए एक काम का हो तब भी आप इसको अच्छे से पढ़ के याद कर सको। ये एक अच्छी न्यूज है। इसमें क्या है बेसिकली, देखिए एमकेड एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया, बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है? बिसलपुर परियोजना से जुड़ा हुआ है। एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया योजना है जिसके माध्यम से देश भर से 32 जो है पायलट प्रोजेक्ट के लिए साइट चयन हुई है, और राजस्थान से साइट चयन हुई है कौन सी? बिसलपुर। अब तक आपने सुना होगा बिसलपुर से सिर्फ क्या हो रहा था? पीने के पानी की जो है सप्लाई हो रही थी, लेकिन इस योजना में समृद्धि योजना इसका नाम है, इसके माध्यम से खेत तक पाइपलाइन जो है पहुंचाई
जाएगी, यानी कि हर किसान को निर्धारित मात्रा में पानी देने के लिए कम पानी में अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। और साथ ही जो आधुनिक सिंचाई तकनीकों का प्रशिक्षण है वो भी किसान को दिया जाएगा। बेसिकली किसान को जल का महत्व समझाया जाएगा, साथ ही उसकी फसल के किस प्रकार फायदा हो सके, उत्पादन बढ़ सके, उसके लिए भी कार्य किया जाएगा। क्या ये डेटा इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको समृद्धि योजना के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब जो अगली न्यूज है, हमने बात करी थी आज पर्यावरण दिवस है, लेकिन किस तरह, क्या हम वाकई में पर्यावरण दिवस को लेकर सीरियस है? तो कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है और आपको ये सोचना भी है, क्या वाकई सरकारें जो है डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रही है। ठीक है, राजस्थान का फॉरेस्ट कवर 2023 में था 16,548.2 वर्ग किमी। इंपॉर्टेंट डेटा है, लिखना है आपको, याद रखना है। यानी कि 2023 में टोटल जो फॉरेस्ट था राजस्थान में वो था 16,548.2 वर्ग किमी, जो कि 2021 की तुलना में 83.8 वर्ग किमी घट गया। यानी 2021 में ज्यादा था, 2023 में कम हो गया। कितना कम हो गया? 83.8 वर्ग किमी। और ये है भी मात्र 4.84% कुल क्षेत्रफल का। यानी कि वन कवरेज जो है राजस्थान में मात्र 4.84% है राज्य के कुल क्षेत्रफल का, जबकि देश का जो औसत है वो 21.17 है, 21.71 है, जो कि लगभग 17% कम है। देखिए विडंबना, ऑलरेडी 4.84 पे बैठे हैं, 17% जो है राष्ट्रीय औसत 21 पॉइंट समथिंग से कम है, उसके बावजूद भी हमने 21 से 23 के बीच में 83.8 वर्ग किमी घटा लिया। एक ऐसी बात है, हमें तो उल्टा बढ़ाना चाहिए, राष्ट्रीय औसत हमारे सामने होना चाहिए और उसकी तरफ हमें काम करना चाहिए। जबकि डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो 50 करोड़ पेड़ लगाए, 7 करोड़ लगाए, तमाम डेटा आपका वहां दिखता है। फिर वही बात कहूंगा, राजस्थान में नहीं भारत में एक समस्या है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का। पॉलिसी बनती है, शानदार बनती है, कागज में योजना बेहतरीन होती है, लेकिन जब धरातल पे लागू करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से फिसड्डी हो जाते हैं, जहां एक डेटा दूसरे डेटा से डिफरेंट शो होता है। जब लगता है एक तरफ पढ़ते हैं 50 करोड़ पौधे लगाए, तो हमें लगता है कि कम से कम 500 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया बढ़ गया होगा, जबकि यहाँ 88 वर्ग किलोमीटर की कमी आ गई 2 साल के अंदर ही। जयपुर में भी मात्र 5.07% है, वहां भी 2.2 वर्ग किमी की जो है कमी आई है। इस तरह से जो है पर्यावरण को लेके हम कितने सीरियस है, इस डेटा को देख के तो यही लगता है कि चीजें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। अब देखिए एक और जो न्यूज है वो क्लाउड मिथोस से जुड़ी हुई है। एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है, हमने बात करी थी, यूएसए बेस्ड कंपनी है। इसने अपना एक क्लाउड सॉफ्टवेयर बनाया है, जो एआई जैसे चैट जीपीटी है, ग्रोक है, उस तरह का क्लाउड जो है अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। अब इस क्लाउड का जो साइबर सुरक्षा संस्करण है, देखिए साइबर सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन इक्विपमेंट इन्होंने बनाया। ये इक्विपमेंट अमेरिका को दिया और अमेरिका के कुछ मित्र देशों को दिया। कौन कौन से देश? अमेरिका के बाद 8 यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और अब भारत का नंबर है। हालांकि भारत को देने के लिए अमेरिकन सरकार मना करी थी, लेकिन क्लाउड को पता है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, उन्होंने भारत को अब देना इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इसका रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ही दिया है। रिस्ट्रिक्टेड वर्जन का मतलब है कि फुल वर्जन डेटा लीक होने की एक संभावना के चलते भारत को इसका कंप्लीट वर्जन नहीं दिया है। क्या होगा इससे? भारत की बैंकिंग और टेलीकॉम की जो कमजोरियां हैं उनको पहचान करेगा। हमने एक दिन बात करी थी कि पहले के साइबर फ्रॉड अलग तरह से होते थे, लेकिन अब साइबर फ्रॉड का जो नेचर है वो काफी कंप्लीटली चेंज हो गया है। उस सिनेरियो में हमारे लिए, हमारे बैंक खातों की, हमारे रुपयों की सुरक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क ये होगा। शेयर मार्केट का सुरक्षा कवर मजबूत होगा, शेयर मार्केट भी सारा डिजिटल आपको पता है। साइबर आधारित रक्षा प्रणालियों को भी अभेद्य बनाएगा, आर्थिक प्रतिष्ठानों की भी सुरक्षा करेगा। तो ये तमाम जो है उद्देश्य हैं जो कि एंट्रिक्स का एंथ्रोपिक का जो क्लाउड है उसका साइबर सुरक्षा जो संस्करण है वो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि चीन को ये वर्जन नहीं दिया है और भारत को भी रिस्ट्रिक्टेड वर्जन दिया है, यानी कि पूरा एक्सेस इसका नहीं दिया है। तो ये भी एक कंसर्निंग बात है कि हमारी जो वैश्विक इमेज है वो किस तरह से चलती है। हालांकि एंथ्रोपिक के जो सीटीओ है, उसके जो टेक्निकल हेड है वो भी भारतीय हैं, और एक बात हमेशा बोली जाती है कि इंडियंस ही है जो इन बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं। अगर हम इनको इतना बढ़िया इकोसिस्टम हमारे देश में अवेलेबल करा दें तो इनको बाहर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल, डीप माइंड, एंथ्रोपिक, इस तरह की जो कंपनियां हैं इंडिया भी अपनी खड़ी कर सकता है। ये बात जो है हमेशा बोली जाती है और कहीं ना कहीं सही भी है जब हम पढ़ते हैं इस तरह का डेटा कि फला कंपनी का सीईओ, फला कंपनी का सीटीओ जो है एक भारतीय मूल का व्यक्ति, एक भारतीय है। एआई से जुड़ी हुई एक और खबर है। गूगल डीप माइंड एक कंपनी है, गूगल की ही, इसके सीईओ है डेमिस हासाबिस।
नाम आपको याद रखना है रेफरेंस के लिए। जब भी आप कोई ऐसे लिखेंगे, कोई आंसर लिखेंगे मेंस का, तब आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। और इस व्यक्ति ने एक बहुत ही अलग तरह की संभावना व्यक्त की है। इन्होंने कहा कि 2030 तक मनुष्य से भी आगे निकल जाएगा एआई। यानी कि आज जितने कार्य हम एज ए ह्यूमन कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा कार्य ये जो है एआई कर लेगा। और ये एक नई अलार्मिंग जो है सिचुएशन इस स्टेटमेंट ने पैदा कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एजीआई बोला जाता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एआई का वह स्तर है जब वह मशीन हर काम इंसान या उससे बेहतर, यानी कि एजीआई उस सिचुएशन को बोला जाता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जब व्यक्ति की क्षमता से ज्यादा मशीन काम करने लग जाए। क्या फायदे कुछ हो सकते हैं, जैसे बीमारियों का इलाज हो सकता है। आज जो आप बोलते हैं सर्जरी करना मुश्किल हो, वो सर्जरी हो सकती है। आर्थिक बदलाव और समृद्धि हो सकती है। पोस्ट सिक्योरिटी जो वर्ड है, भावमुक्त जो दुनिया, यानी कि जितनी समस्याएं उनका समाधान हो सकता है। तो इस तरह की कुछ संभावित फायदे हो सकते हैं, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी है। सैम ऑल्टमैन जो है उन्होंने बोला था लाखों नौकरियां खत्म हो सकती है। डेरियो एमोडल्स है, उसने भी 50% एंट्री लेवल जो जॉब्स है उनके खतरे की बात करी थी। नियंत्रण और समाज पे जो प्रभाव पड़ने वाले हैं वो एक तरह से चुनौती है। आज देखते हैं, आज थोड़ा सा लेवल है एआई का, फिर भी कितने डीप फेक वीडियो, कितने ज्यादा बेकार कंटेंट की सही और गलत में फर्क करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये तमाम समस्याएं जो है आने वाली है। मैंने आज भी क्लास में आपको बताया था कि आने वाले 5 साल में दुनिया उतनी बदलने वाली है जितनी शायद 150 साल में नहीं बदली होगी, है ना। तो आप सबको इस सबके लिए तैयार रहना चाहिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट अपने आप को टेक से भी बनना है, टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है। और युवाओं को संदेश भी है इसमें कि तकनीक से भागना नहीं है, इसको अपनाना है बेसिकली। ठीक है। अब देखिए, एक बात बहुत ज्यादा हो रही है, जब भी यही दोबारा उसी कॉन्टेक्स्ट में कि ईरान और यूएसए के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से तेल की सप्लाई बाधित हो रही है। और आपको पता है भारत जो है बहुत ज्यादा आयात पे निर्भर है। अब इस आयात को रिप्लेस करने के कुछ तरीके हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, ये एक हो गया। लेकिन दूसरा, एथनॉल का मिक्सर, यानी कि पेट्रोल में अभी लगभग 10% के आसपास इथेनॉल को मिलाया जाता है। इथेनॉल बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गन्ना, चावल और ये अपने मक्के की जो भूसा है उससे बनाया जाता है। चावल शायद इसमें नहीं है, तो इससे बनाया जाता है। तो इसको ऐड करने की बात की जा रही है। लेकिन इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि कुछ चुनौतियां भी है। देखिए, हर चीज आसान नहीं होती। तो क्या चुनौतियां हैं, अब बेसिकली बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है उसमें लगने वाले तेल का 90% आयात होता है। यानी कि जितना भी ट्रांसपोर्ट में जो तेल, ट्रक, बस, कार्स, इनमें जो तेल यूज होता है इसका 90% आयात होता है, यानी किसी और देश से अपन मंगवाते हैं। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल में प्रस्ताव दिया है बदलने के लिए, इससे निपटने के लिए। यानी कि इस आयात को कम करने के लिए मोटर व्हीकल रूल में एक बदलाव जो है सरकार ने प्रस्तावित किया। क्या किया है कि इथेनॉल के 85% और 100% तक उपयोग के बारे में हमें सोचा जाना चाहिए। हमें इस बारे में सोचना है, ये एक प्रस्ताव दिया है। अब फायदे क्या होंगे, सबसे पहले फायदा तो यही होगा कि आयात पे जो निर्भरता है वो कम होगी। यानी कि आज जहां हम 90% आयात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए ऑयल, वो कम होगा। सबसे पहला फायदा आयात निर्भरता में कम होगी। कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, यानी कि एथनॉल वाले कम जब हम इंपोर्ट करेंगे ऑयल वहां से, तो कार्बन जो उत्सर्जन है वो बेसिकली कम होगा। दूसरा फायदा ये होगा। और घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि एथनॉल का तो हम घरेलू उत्पादन करेंगे तो वो भी बढ़ेगा। अब क्या इंजन पे असर, देखिए एक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि जब एथनॉल ज्यादा डाला जाएगा तो इंजन कमजोर होगा। तो इस पे भी रिसर्च की जानी चाहिए। सिर्फ आनंद फानन में एथनॉल लागू करने से बेहतर है कि हम इंजन के बारे में सोचें। क्योंकि सोचिए, जो गाड़ी 10 साल लाइफ है इंजन की, वो 5 साल या 7 साल होगी, तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो है वो डिजाइन करना जरूरी है, ये दूसरा सजेशन है। तीसरा, सेकंड और थर्ड जनरेशन जो एथनॉल तकनीक है वो भी भारत को अपनानी चाहिए, भारत में इजाद करनी चाहिए। दूसरा, परिवहन की जो लागत है इथेनॉल से वो भी बढ़ती है, ये एक समस्या है। उत्सर्जन की भी जांच करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर इथेनॉल मिला दिया जाएगा तो पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल कम हो जाएगा, हो सकता है बढ़ जाए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और सरकार के साथ जो बाकी स्टेक होल्डर है, हितधारक है, उनको भी बैठ के बात करनी चाहिए। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि भाई इथेनॉल अच्छी बात है, आप डालिए पेट्रोल डीजल में, लेकिन उस पर प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। आप पूरा आकलन कीजिए, सारी उसकी पॉलिसी की हर तरह से समीक्षा कीजिए और उसके बाद इसको यूज कीजिए। क्योंकि एक और समस्या है इसमें, ये जो गन्ना है, मक्का है, ये जो फसलें हैं जैसे नीचे दिया हुआ है, थोड़ा सा अपन इनको देख लेते हैं कि गन्ना जो है, चावल, मक्का, तीनों को जो यूज होते हैं, चावल भी यूज होते हैं एथेनॉल बनाने में, गन्ना, चावल और मक्का। और तीनों में जो पानी है वो ज्यादा यूज होता है। और पानी की इंडिया में ऑलरेडी शॉर्टेज है, 4% के आसपास दुनिया का वाटर है हमारे पास, फ्रेश वाटर, जबकि जनसंख्या 17-18% है। तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मिसमैच है, असमानता है, एक खाई है, एक डेप्थ जो है इसके अंदर है। तो हमें ज्यादा पानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भूजल पे जो दबाव है वो बढ़ेगा। अगर एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गन्ना का बढ़ाना पड़ेगा।
चावल का बढ़ाना पड़ेगा, मक्का का बढ़ाना पड़ेगा। और मक्के के लिए अमेरिका से आयात पे निर्भर है, तो ये तो वैसा ही हो गया कि कान इधर से पकड़ो या घुमा के इधर से पकड़ो। जैसे कि हमने ऑयल का आयात कम किया, मक्के का आयात बढ़ा दिया। तो सारी चीजें सोची जानी चाहिए, बहुत जल्दबाजी में पॉलिसीज नहीं बनानी चाहिए। तो ये बेसिक जो है सारी बात थी। अब देखिए एक जन समर्थन पोर्टल था, इसके बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं। जन समर्थ पोर्टल, इसको 4 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। कब? 6 जून 2022 को लॉन्च किया था। क्या था? एक एकल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो सरकार को क्रेडिट लिंक योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाता था। ये लेंडर्स को सीधे लाभार्थियों से जोड़ता था। देखिए इस बड़ी बात को आप समझिए सीधी बात में, कि उधार देने वालों को और उधार लेने वालों को, उधार देने वाली संस्थाओं को और उधार लेने वाले नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का काम कौन सा? जन समर्थ पोर्टल करता है। ये कई भाषाओं में है, उद्यमियों, किसानों, आजीविका चाहने वालों के लिए है। पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रक्रिया, यानी कि किसी प्रकार का इसमें कोई ग्लिच नहीं है, भेदभाव नहीं है। और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि औपचारिक संस्थानों से संस्थागत जो लोन है वो अधिकतम लोगों को मिले। देखिए व्यक्ति क्या है, जब सरकारी बैंक से या इन संस्थाओं से लोन नहीं मिलता तो वो साहूकार के पास जाता है, साहूकार उससे या तो कुछ गिरवी रखवा लेता है या बहुत ज्यादा ब्याज का अमाउंट लेता है, तो फिर वो एक ऋण के दुष्चक्र में व्यक्ति फंस जाता है। उसकी वजह से संस्थागत जो है लोन व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करता है जन समर्थन पोर्टल। और वित्तीय समावेशन का मतलब है कि वित्तीय रूप से अधिकतम लोगों का समावेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 10% ऊपर वाले लोगों को आराम से ऋण मिल रहा है और नीचे वाले लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो वित्तीय समावेशन भी जो है इसकी उद्देश्य था। ये भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकारी योजनाओं और ऋणदाताओं को एक जगह जोड़ता है, यानी कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको भी और ऋणदाताओं को भी एक जगह जोड़ता है। तो एक अच्छी स्कीम है जिसको 6 साल हो गए हैं। कौन कौन से सेक्टर है? कृषि, कारोबार, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, आजीविका, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ बात होती है कि भाई डिजिटल दुनिया में भारत की रैंकिंग अच्छी है, तो वाकई में भारत की क्या स्थिति है इसके बारे में ये आर्टिकल है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिजिटल देश है, ये हमने कल पढ़ा था। एआई में चौथे स्थान पे है, ये भी हमने पढ़ा था। अमेरिका के बाद भारत की एआई प्रतिभाएं सबसे ज्यादा है, ये बात भी हमने पढ़ी थी। कि डिजिटल सेवाओं का निर्यात जो है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी जो डिजिटल दुनिया है विदेशी चिप्स, क्लाउड और एआई मॉडल्स पे निर्भर है। देखिए एआई में हमने अच्छी ग्रोथ करी है, रैंकिंग भी हमें मिल रही है, 5वां सबसे बड़ा डिजिटल देश है, एआई के मामले में चौथा देश है, ठीक है। लेकिन हम चिप्स जो है एआई में जो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो भी बाहर से आता है। क्लाउड जो है, जो डेटा स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो भी बाहर है। एआई जो मॉडल्स है वो भी बाहर के हैं। आप बताइए मुझे, इस तरह क्लाउड की बात करते हैं, चैट जीपीटी की बात करते हैं, ये सारे कौन? विदेशी कंपनी है। क्या भारत की कोई इतनी बड़ी कंपनी है कोई अभी जिसके बारे में बात होती है? जेमिनी, गूगल जेमिनी ये बाहर की है? नहीं है। तो हमारी जो है ये प्रगति अधूरी है, हमें इन सब मुद्दों पे, इन सब जो एरियाज है उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी सी बात जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमने बात करी अमेरिका का जो अतिरिक्त सेक्शन 301 लगा के टैरिफ लगाने का प्लान है उसके बारे में बात करी। उसके बाद डीके शिव कुमार के बारे में बात करी।